का राष्ट्रपथ में इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं हिमानी। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय हैं। महाराष्ट्र के पुणे में आफत की बारिश हुई। महज कुछ घंटे की बारिश शहरवासियों के लिए जी का जंजाल बन गई। पीएम मोदी को मिले 1200 उपहार की होगी नीलामी। उपहार सितंबर को नामी गंगे मिश्रा का पहचान। भारतीय सेना का इंजीनियरिंग ने कमाल, सप्तशक्ति इंजीनियर्स ने यह कारनामा कर दिखाया। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिति का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व डेयरी समिति ने किसान विश्व व्यवस्था को गति देगा, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस समिति के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व छोटे किसान हैं। भारत के डेयरी सेक्टर पर की है कि आज में करीब 2 करोड़ किसान दूध मिडल में ग्राहकों से जो पैसा मिलता है उसका 70% से पूरे विश्व अनुपात किसी और देश में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में आज 12 करोड़ से को ये मुहैया का सामर्थ्य ना सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों का भी विश्वास है। ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। आज के इस आयोजन से भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं। उनका बात करते हैं गुजरात में आगामी विधानसभा के चुनाव के लिए दिल्ली का सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल काफी सक्रिय हैं।
गुजरात भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ आम पार्टी सत्ता में आने के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता यशोदान गढ़वी ने ट्वीट कर कहा कि केजरीवाल जी अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी ऑफिस की रेड पड़ी। 2 घंटे तक गए, कुछ नहीं फिर आएंगे। ने कहा कि गुजरात जनता अपार भाजपा बुरी तरह से बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी बातचीत करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात के एक पोर्ट से आ रही है। यहां से पंजाब और देश की बाकी जगह ड्रग्स जा रही है। 22,000 करोड़ का ड्रग्स आया है। प्रशासन की मिलीभगत है। अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश के युवाओं को ताक पर रख दिया। नेता केजरीवाल अगस्त से अब तक राज्य का इन्होंने सोमनाथ जिले के वेरावल और राजकोट के चुनाव में प्रचार कर अगस्त महीने की शुरुआत की थी। अपने अगली यात्रा के दौरान उन्होंने जामनगर में व्यापारी समुदाय और छोटा उदयपुर जिले के बारडोली में आदिवासियों से भी बातचीत की। बाद में उन्होंने अहमदाबाद में और फिर कच्छ के भुज में 2 अलग अलग यात्राओं के दौरान टाउन हॉल की बैठक भी की थी। देखिए, अभी पिछले दिनों में कई इंसिडेंट्स के एक ज्यादा ड्रग हो रहा है। एक तरह में कहीं स्टोरी आई पिछले महीनों में। ये तो होगा कि समर्थ ये कोई मानने को तैयार नहीं है, तो उसमें लोगों को जाहिर तौर पे एक शंका होती है कि कहीं ना कहीं ऊपर तक प्रशासन की मिलीभगत है। बिल्कुल करने चाहिए। पूरे देश के युवा को इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार की वजह से और अपने कुछ दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पूरे देश के युवाओं को एक तरह से ताक पे रख दिया है। ये ड्रग्स अल्टीमेटली तो यहाँ से आके और पूरे देश के अंदर फैलता है। देश का युवा इसको कंज्यूम कर रहा है, गुजरात का युवा भी कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से पंजाब जाता है, फिर यहाँ से देश के अलग अलग कोने कोने में जाता है। तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और जनता काफ़ी नाराज़ है कि इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं कुछ छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे में रविवार शाम आफत की बारिश हुई। महज कुछ घंटे की बारिश शहरों के लिए जिका जंजाल बन गई। कई घरों में पानी भर गया तो कई सड़कें जलमग्न हो गई और कई कारें भी बह गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शिवाजी नगर इलाके में 1 घंटे में 16 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं भिवंडी में कुछ ही घंटों में 83 मिलीमीटर से ज्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण
बावधान इलाके में बहने वाली राम नदी उफान पर है, जिसके कारण शहर में कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव है। ऑक्सफोर्ड गोल्फ के कोर्स इलाके में 1 घंटे की बारिश में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ के कई डराने वाले वीडियो भी सामने आए हैं। तभी कई इलाकों में पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां भी उसमें बहते नजर आई। मौसम विभाग ने पुणे में 2 से 3 दिन भारी बारिश की संभावना बताई है। उड़ीसा से कई अलग अलग हिस्सों में बीते 10 अगस्त से जमकर बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय मौसम विभाग की ओर से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है और उन्हें सतर्क व तैयार रहने को कहा गया। उड़ीसा के खुर्दा, कटक, संबलपुर, अंगुल, गंजम जैसे इलाकों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने केरल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बेहद कम दबाव के कारण भारी बारिश जारी रहेगी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड जैसे इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में रहने वालों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाड़ियों के और राजनेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों से मिले लोगों 1200 में से मिले अधिक उपहारों की 17 सितंबर से नीलामी होगी। वहीं इससे मिलने वाले पैसा नमामि गंगे मिशन को दिया जाएगा। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक अद्वैत पटनायक ने कहा कि नीलामी वेब पोर्टल के जरिए की जाएगी। यह 2 अक्टूबर को संपन्न होगी। इसी संग्रहालय में इन उपहारों को रखा जाएगा। गडकरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से लेकर भारत की समृद्ध संस्कृति और धरोहर का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गणमान्य लोगों द्वारा भेंट किए गए उपहारों सहित कई अन्य उपहारों को नीलाम किया जाएगा। उपहारों का आधार मूल्य 100 रुपए से लेकर 10 लाख रुपयों की श्रेणियों में रखा गया है। उपहारों की सूची में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भेंट की गई रानी कमलापति की प्रतिमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भेंट की गई एक हनुमान जी की मूर्ति और एक सूर्य पेंटिंग तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा भेंट किया गया एक त्रिशूल भी शामिल है। इनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार द्वारा भेंट की गई देवी महालक्ष्मी की मूर्ति और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा भेंट की गई भगवान वेंकटेश्वर की कलाकृति भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की नीलामी का यह 4था संस्करण है। संग्रहालय के निदेशक तेम सुनारो जमीन ने कहा कि पदक विजेता खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली टी-शर्ट, मुक्केबाजी के दस्ताने और भाला आदि खेल की वस्तुओं का एक विशेष संग्रह है। भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सेना का इंजीनियरिंग में क्लासरूम साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय सेना के जवान सिंधु नदी पर पुल बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को भारतीय सेना के साउथ वेस्टर्न कमांड ने शेयर किया है। पूर्वी लद्दाख में सप्तशक्ति इंजीनियर्स ने यह कारनामा कर दिखाया है। पुलों के निर्माण में गतिशीलता कार्य और प्रशिक्षण शामिल है। सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने ट्वीट में लिखा, चुनौतियों को पाटना न कोई भूभाग और न ही दुर्गम ऊंचाई। पूर्वी लद्दाख में सप्तशक्ति इंजीनियर ने प्रशिक्षण और गतिशीलता कार्यों का कारनामा दिखाया। सिंधु नदी पर पुल बनने से न सिर्फ जंग बल्कि रसद की आपूर्ति भी बढ़ेगी। वीडियो में नजर आ रहा है कि सेना के जवान सिंधु नदी में लोहे के भारी हिस्से डाल रहे हैं और अंत में नदी पर एक पुल नजर आता है। वीडियो में सेना का टीम वर्क भी साफ झलक रहा है और पुल बनने के बाद भाले ट्रक उसे गुजरते भी दिखाई दे रहे हैं। भारत और चीन की सेना ने घोषणा की थी कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो क्षेत्र में संघर्ष वाले बिंदुओं से सैनिकों से पीछे हटने की रुकी हुई प्रक्रिया की दिशा में हुई काफी अहम प्रगति को दर्शाता है। इस इलाके में 2 साल से अधिक समय से दोनों पक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ था। मौसम विभाग
मध्य बंगाल के खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव क्षेत्र के कारण कुछ राज्यों में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने का अनुमान लगाया है। इस तरह पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। असम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थानों पर 12 से 13 सितंबर तक भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। इस तरह अगले कुछ दिनों तक पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और गुजरात के कच्छ इलाके में तेज बारिश का अनुमान भी लगाया है। वहीं 14 सितंबर तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में कई हिस्सों में भी 12 से 13 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। आपको बता दें कि तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना में आज भारी बारिश के साथ कुछ इलाकों में आंधी और तूफान आने की भी संभावना है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और कर्नाटक में 2 दिनों में तेज बारिश की छींटें पड़ सकती हैं। अगर आप दिल्ली में हैं और बारिश के इंतजार में हैं तो निराश हो सकते हैं, क्योंकि आज बारिश होने के लगभग नहीं के बराबर है। हालांकि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश हो सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बड़े नेता अजित पवार पार्टी से खफा दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक होने के बावजूद राकांपा के राष्ट्रीय सम्मेलन की बैठकों को संबोधित नहीं किया। वह पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के सामने बीच में ही निकल गए। दरअसल पार्टी नेता जयंत पाटिल को उनसे पहले बोलने का मौका दिए जाने से वह नाराज हो गए और कुछ ही क्षण बाद अजित पवार मंच से चले गए, जिससे पार्टी में दरार की अफवाह फैल गई। एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल ने मंच पर घोषणा की थी कि शरद पवार की समापन टिप्पणी से पहले अजित पवार बोलेंगे, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री अपनी सीट से गायब थे। बाद में कार्यकर्ताओं को नाराज होते देख प्रफुल्ल पटेल द्वारा यह घोषणा की गई कि अजित पवार ने शौचालय जाने के लिए मंच छोड़ा था और वे जल्द ही वापस आकर संबोधित करेंगे। इस बीच नाराज कार्यकर्ता महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री समर्थन में नारे लगाने लगे। इसके बाद मामला बढ़ते देख राकांपा सांसद सुप्रिया सुले को अजित पवार को मनाने के लिए भेजा गया। वे अजित को मंच पर भाषण देने के लिए वापस आने के लिए समझाते हुए दिख गई, लेकिन जब अजित पवार सभा स्थल में दाखिल हुए तो शरद पवार ने अपना समापन भाषण शुरू कर दिया था, जिसके बाद अजित को बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो।
के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बुलेटिन में अगली खबर की ओर। समुद्र में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए सरकार लगातार भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रही है और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना में आधुनिक हथियारों, मिसाइल और हेलीकॉप्टर के अलावा बड़े युद्धपोत के शामिल किया जा रहा है। भारतीय नौसेना INL विक्रांत की कमीशनिंग के बाद दुश्मनों की नींद उड़ाने वाला एक और युद्धपोत शामिल किया गया है। स्वदेशी टीटला में फ्रिगेट तालागिरी पर बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती की जा सकती है। इस पर सरफेट 2 एयर में मार करने वाली 32 बराक 8 ER तैनात की जा सकती है। इसके अलावा इस पर ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती की जा सकती है। युद्धपोत में एक 76 मिलीमीटर की OTO मेलारा नेवल गन के अलावा 2 AK-63M गन लगाई जाएगी। तारागिरी में पोत लंबाई 149 मिलीमीटर और चौड़ाई 17.8 मीटर है। इसमें 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्यालय डीजल इंजन लगे हैं। इसकी गति 28 समुद्री मील से अधिक होगी और यह 59 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चल सकता है। इसमें एक साथ 35 अधिकारियों के अलावा 150 लोग तैनात किए जा सकते हैं। तारागिरी पोत को 3510 टन के अनुमानित भार के साथ लॉन्च किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के इन हाउस डिजाइन संगठन ब्यूरो ऑफ नवल डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है। MDL ने जहाज के विस्तृत डिजाइन और निर्माण का काम किया है, जिसकी देखरेख युद्धपोत निगरानी दल भी करता है। INS विक्रांत के बाद भारतीय नौसेना के में बड़े में अब स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को शामिल किया गया है, जो आधुनिक हथियारों से लैस है। प्रोजेक्ट 17वें फ्रिगेट के तहत भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 5वां जहाज तारागिरी रविवार को माझगांव डक शिपबिल्ड्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान देशी बम फटा। बम फटने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में रविवार को एक विरोधी रैली के दौरान कई देशी बम फटे। धमाकों में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी यहां घायल हो गए। भाजपा के घायल कार्यकर्ताओं को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य हो रही है। मालूम हो कि राज्य में हाल ही में ED और CBI ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान केंद्रीय एजेंसियों ने भारी मात्रा में नकदी बरामद की थी। राज्य में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के कारण राज्य की विपक्षी दल भाजपा ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। राज्य में विभिन्न घोटालों में कथित रूप से शामिल TMC नेताओं की भी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। इस मौके पर PM मोदी नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ देंगे। तभी मद्देनजर कुनो नेशनल पार्क में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। तभी बात करें तो नरेंद्र मोदी की जिनका जन्मदिन आ रहा है, तो उस पर बात करने जाए तो इसी के तहत रविवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कुनो नेशनल पार्क में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उस फेंसिंग बाड़ को भी देखा जहां पर नामीबिया से आए चीतों का 30 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान CP गोयल, महानिदेशक वन एवं स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर SP यादव, NCCA वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने फ्रंटलाइन स्टाफ, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के यंग वैज्ञानिकों और सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि चीतों की वापसी एक ऐतिहासिक कदम है। इससे पर्यावरण संतुलन को कायम रखने में आसानी तो होगी, साथ ही साथ स्थानीय लोगों में खुशहाली का संचार होगा। कुनो नेशनल पार्क में विभिन्न प्रकार के 174 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद है। इतना ही नहीं, यहाँ वन्य जीवों की सैकड़ों प्रजातियां भी है और पक्षियों की 12 प्रजाति है तो दुर्लभ श्रेणी में मानी गई है।
इसी के साथ बता दें कि 1 अक्टूबर को कुनो नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि जिस हिस्से में चीते छोड़ दिए जाएंगे वहीं पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कर्मियों ने शहादत दी है, उनको प्रणाम करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और चीता जो भारत से विलुप्त हो गया था, न केवल भारत से बल्कि एशिया महाद्वीप से विलुप्त हो गया था, अब अफ्रीका से, पहले नामीबिया से और फिर दक्षिण अफ्रीका से भी यहां चीते आएंगे और फिर से चीतों का पुनर्स्थापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ये मानते हैं कि ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के लिए तो है ही, वन्य प्राणियों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है। इसलिए पर्यावरण और वन्य प्राणियों की सुरक्षा उनके मिशन का एक अंग रहा है और ये बताते हुए मुझे आनंद और प्रसन्नता उसी मिशन का एक भाग है। चीता को फिर से। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।